हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज लेके आया हूं आप लोगों के नया चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री हम इसको कहते हैं। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स। इसके साथ आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। मेरे सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स आपको मिलते हैं प्लेलिस्ट में, इसकी लिंक होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक बात है जी। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है। आपको समझना है कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं या छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उनके पास अकाउंटेंट नहीं होता है। वो अपने रिकॉर्ड्स खुद ही बनाते हैं और सामान्यतः क्या करते हैं, वो सिर्फ कैश को ही रिकॉर्ड करते हैं कि उनके पास कब कैश गया और कब कैश आया, ये चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा और क्या रिकॉर्ड कर लेंगे, वो किसी को उधार में माल दिया और किसी से उधार में माल खरीदा, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इसके अलावा वो किसी को रिकॉर्ड नहीं करते। तो बेसिकली वो कैश की रिकॉर्डिंग करते हैं और पर्सनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके अलावा बाकी के जो रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग वो नहीं करते। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन उनको नहीं मालूम कि कैसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अकाउंट्स का उनके पास नॉलेज नहीं होती है। और क्योंकि बिजनेस बड़ा नहीं है तो अकाउंटेंट को भी वो हायर नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, वो सिंगल एक छोटी सी डायरी होती है, उस डायरी में लिखते जाते हैं। लेकिन बीइंग एन अकाउंटेंट, अब आप तो प्रोफेशनली अकाउंट का नॉलेज रखते हैं, अब आपको उसके अकाउंट्स बनाने हैं। अब आपको बताना है कि उसने ड्यूरिंग द ईयर में कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, उसकी बैलेंस शीट यानी कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कैसे बनाओगे। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जब अभी तक हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें तो उसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते थे, सारे एविडेंसेस वो रखता था। लेकिन अभी वो एविडेंसेस नहीं रखता है, वो छोटी छोटी चीजों को ही रिकॉर्ड कर लेता। तो यही चीज तो हमें सीखनी है कि अगर किसी का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है उससे कैसे हमें अकाउंट्स को कंप्लीट करना है, राइट। दूसरी बात और क्या हो सकता है सर, छोटे बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन भी कई बार अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मान लीजिए उनके ऑफिस में आग लग गई, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जल के खाक हो गए। अब आप कैसे बनाओगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कैसे बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो ये कहीं भी आ सकता है हमारे लिए, कोई बात नहीं है। देखते हैं कि होता क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है, वो सब आज की वीडियो में हम इसका पूरा A to Z अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक बात है जी। चलो, तो क्या लिखा हुआ है सर, सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर not maintained according to double entry system are known as accounts from incomplete records or single entry system of accounting। जहां पे डबल एंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है उसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम कह सकते हैं। कोहलर हैज डिफाइंड सिंगल एंट्री सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल only records of cash and पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। तो कैश का समझ में तो आया, पर्सनल अकाउंट यानी कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से जब व्यवहार करते हैं, जब लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनको और रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश को रिकॉर्ड करेंगे, किसी व्यक्ति से ट्रांजेक्शन्स करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके अलावा वो और कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री वेरिंग विद दी सर्कमस्टांसेस के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। या तो छोटा बिजनेसमैन है या आग लग गई, ये दो सर्कमस्टांसेस मैंने आपको बताया। ऐसा और कोई सर्कमस्टांसेस भी अराइज हो सकता है जहां पे आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मिले। ठीक बात है जी, हाँ ठीक बात है जी। चलो, ये तो हो गया सिंगल एंट्री क्या होता है सर, जहां पे डबल एंट्री के रिकॉर्ड नहीं है। समटाइम्स द टर्म सिंगल एंट्री सिस्टम इज मिस्टेकनली अंडरस्टूड as that under this system only one aspect of transaction is recorded। कैसे समझ लेते हैं हम इसको कि सर जहां पे एक ही ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का एक ही एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दिस इज नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है। द फैक्ट इज दैट दिस सिस्टम in certain transactions both the aspects are recorded। for example,
कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, क्योंकि पर्सनल अकाउंट से मेंटेन कर रहा है ना। कस्टमर्स यानी कि उसने मिस्टर एक्स को माल बेचा था, तो रिकॉर्ड किया था कि मिस्टर एक्स को 1 जनवरी को माल बेचा। मिस्टर एक्स ने 15 जनवरी को पैसे दे दिए, तो वो रिकॉर्ड क्या कर लेगा कि मिस्टर एक्स से पैसे आ गए। तो देखो यहां पे क्या हो गया, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो गया। हालांकि ही इज नॉट अवेयर अबाउट इट कि उसने सिंगल एंट्री फॉलो किया कि डबल एंट्री फॉलो किया। तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो, कई बार अनजाने में या उसको आइडिया नहीं होता वो 2 एस्पेक्ट्स भी रिकॉर्ड कर लेता है, इसलिए ये बात ट्रू नहीं है। ठीक बात है जी। फॉर एग्जाम्पल हो गया, फॉर अदर्स ओनली 1 एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल कैश पेड टू परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो कैश चला गया वो रिकॉर्ड कर लिया, फिक्स्ड एसेट्स की रिकॉर्डिंग नहीं की। एंड सम ट्रांजेक्शन आर इवन इग्नोर्ड, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑन अ फिक्स्ड एसेट्स, ही इज नॉट अवेयर अबाउट कि भैया डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ता है, मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, समय के साथ मुझे इस एसेट्स को रिप्लेस भी करना पड़ेगा, राइट। तो कुछ ट्रांजेक्शंस डुअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ ट्रांजेक्शंस 1 एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते। तभी तो बोल रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, राइट। चलिए सर, ये तो हो गया हमारा सिंगल एंट्री के बारे में। यूजुअली अंडर दिस सिस्टम द कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन्ड व्हाइल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर इग्नोर्ड। रियल यानी कि वो फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करेगा, कैश की रिकॉर्डिंग करते जाएगा, एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेगा। नॉमिनल यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्ड नहीं किया, इसके अलावा उसने बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया। बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग कई बार हो सकती, कई बार नहीं भी हो सकती। उसने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया, ये नॉमिनल एक्सपेंडिचर नॉमिनल होते हैं हमारे। इनकम की रिकॉर्डिंग नहीं करता, कैश आता उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता, सेल्स की एंट्री पास नहीं करते। तो इसलिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जनरली क्या होता है, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट जो होते हैं उनको ही सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। चलो, फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, तो कुछ फीचर्स होते हैं। अब फीचर क्या, फीचर यानी कि कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं हम ना। ऐसे आपके भी फीचर्स होते हैं ना, कि जैसे आपके बारे में अगर कोई बताए तो कैसे हैं, बोलेंगे उसका कलर जो है वो ऐसा है, उसकी हाइट जो है वो ऐसी रही है, उसका व्यवहार जो है बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, आपके बारे में फीचर्स है। वैसे ही सिंगल एंट्री के कुछ फीचर्स होते हैं। तो आइए बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो पहला फीचर क्या है सर जी, सुटेबिलिटी। किसके लिए सुटेबल है ये सिस्टम? दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर स्मॉल साइज बिजनेसेस वेयर द ट्रांजेक्शंस आर लेस। जहां ट्रांजेक्शंस कम है, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, आपके घर के आसपास किराने वाले हो सकते हैं, किराने वाले अंकल जी हो सकते हैं, उनकी छोटी सी दुकान है, कोई चाय वाला हो सकता है, उसकी छोटी सी दुकान है सर, वो रिकॉर्डिंग नहीं करता है। लेकिन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जब वो साल भर में देखेंगे तो उनका भी अच्छा खासा बिजनेस बन जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होने के कारण उनको लगता नहीं कि हमारा भी बिजनेस ग्रो कर रहा है, राइट। चलिए, तो सुटेबिलिटी की बात हो गई। छोटे बिजनेसेस के लिए सर ये सिस्टम होता है वो सुटेबल होगा। नो यूनिफॉर्मिटी, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यूनिफॉर्मिटी कब आएगी? जिसको अकाउंट्स का नॉलेज है, बुक कीपिंग का नॉलेज है, वो अकाउंटिंग सिस्टम को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करेगा, तब तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या लिख रहे हैं, नो यूनिफॉर्मिटी। दिस सिस्टम में डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म as it is adjustment of double entry system according to requirements and convenience, है ना, उनके पास हो जाएगी। आजकल तो अच्छा काम हो गया कि सर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं ना, तो कम से कम आपको वो बैंक रिकॉर्ड तो मिल ही जाएगा, है ना। कैश का रिकॉर्ड भी कई बार नहीं रखते कुछ लोग, है ना, कुछ नहीं रखते। लेकिन अभी क्या है, पेटीएम पे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका भी रिकॉर्डिंग आपको मिल सकता है, राइट। चलो, 2 फीचर हो गए अभी तक, सुटेबिलिटी और नो यूनिफॉर्मिटी। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, यूजुअली अंडर दिस सिस्टम only personal accounts are maintained and real and nominal accounts are not maintained। हम हमेशा बात कर रहे हैं जनरली, और ये वेरी कर सकता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही सामने वाला रिकॉर्ड रखेगा। आपको सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे रिकॉर्ड्स अपने पास रखे हुए हैं, राइट। चलो, तो क्या है यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स यानी कि वो जब माल बेचेंगे, मान लीजिए मिस्टर राजू की बात कर रहे हैं, मिस्टर राजू ने मिस्टर श्याम को अगर गुड्स बेचे हैं तो वो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर कर लेंगे, क्योंकि उनको हिसाब रखना पड़ेगा ना भैया कि मिस्टर श्याम को कब कब कितने रुपए का माल दिया, कब कब हमने इनसे पेमेंट कलेक्ट किया। नहीं तो वो हिसाब करेगा, मंथ एंड पे कर सकते हैं, ईयर एंड पे कर सकते हैं, उनकी अपनी एक
पीरियडिसिटी हो सकती है, राइट। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे दुकान वाले जो होते हैं वो वीकली बेसिस पे पेमेंट करते हैं सामने वाले का, कि भैया एक हफ्ते तक पूरा माल बुलाते जाते हैं, एक दिन उनका फिक्स कर लेते हैं सैटरडे संडे मंडे, मतलब उनका जो छुट्टी दिन होता है उस दिन वो यही बैठ के करते हैं, हिसाब लगा लेते हैं भैया कितने रुपए आपको देने हैं। तो जनरली वो लेजर नहीं बना रहे जैसे हम लेजर बनाते हैं, वो तो सिर्फ एक डायरी में नोट डाउन कर लिया। डायरी में ना एक पेज होता है उनका कि देखो ये मिस्टर एक्स का पेज है, मिस्टर बाय का पेज है, मिस्टर जेड का पेज है, ऐसे बना लेते हैं। आपने देखा हो कहीं आपके स्कूल या आपने कॉलेज या आपके कोचिंग्स या आपने किसी और इंस्टीट्यूशन में, या आपके फादर का कोई छोटा बिजनेस है, या चाय वाले का सबसे इंपॉर्टेंट, देखो चाय वाला आता है उसके अपने एक एक पेजेस बने होते हैं, वो लिखता रहता है कि आज इनको कितनी चाय दी, कल कितनी दी, फिर वो वीकली बेसिस पे पेमेंट्स करते हैं, राइट। यही तो सिंगल एंट्री है, इसी की हम तो बात कर रहे हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, जनरली अ कैश बुक इज मेंटेन्ड इन दिस सिस्टम व्हिच मिक्सेस ऑफ बिजनेस एज वेल एज पर्सनल ट्रांजैक्शंस। नहीं है ना उसको नॉलेज, नहीं है ना उसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की समझ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पर्सनल ट्रांजैक्शन को पर्सनल में रिकॉर्ड करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करना। लेकिन उसने क्या किया, छोटे व्यापारी ने अपने बच्चों की स्कूल फीस भी कहां से दे दी? अपने बिजनेस से दे दी। उसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट भी बिजनेस से कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कर दी। तो हमें इसको भी अलग करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे इसको? हम ड्राइंग्स बोल देंगे ना। क्लियर बात है ना? हम क्या बोलेंगे उसको? ड्राइंग्स, क्योंकि हमें नॉलेज है कि जब जो बिजनेसमैन होता है अपने पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे बिजनेस से विड्रॉ करेगा, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। लेकिन ही इज नॉट अवेयर अबाउट इट, राइट। तो अभी तक कौन सा फीचर हो गया? 4 फीचर हो गए। क्या क्या सर? पहला क्या था फीचर? सुटेबिलिटी, दूसरा था नो यूनिफॉर्मिटी, तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, और चौथा मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। लेकिन वो भी मिक्सअप होती है, पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन दोनों एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, राइट। चलो, और क्या फीचर है सर इसके? डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल वाउचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये अच्छी बात भी है कि कम से कम वो रिकॉर्डिंग करता है, उसके पास उसका एविडेंस जरूर होता है ना। छोटे छोटे एविडेंसेस बनाते हैं। दिस सिस्टम जनरली डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल वाउचर्स फॉर ascertaining प्रॉफिट और लॉस, or for obtaining other information. For example, to calculate the information regarding sales and purchases, cash memos or invoices issued to customers, and the sum received from suppliers are required. इनके पास होते हैं। डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इससे जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो बहुत दिक्कत जाएगा, और करना पता है हमें यही है। अब आपको तो दे देगा क्वेश्चन में, आपको ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मिल जाएंगे। उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए प्लस आपके पास जो डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज है उसको इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाते हैं, कुछ गड़बड़ हमारे साथ भी हो सकती है सर, है ना। तो देखो इसमें सिंपल है, कैसे प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो कुछ नहीं, बिजनेसमैन से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है। बोलेगा मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास चाय बनाने की मशीन है, मेरे पास लाइबिलिटी से मुझे इतने रुपए देने हैं, बैंक से इतने रुपए लोन लेके रखा है मैंने। ये सब इंफॉर्मेशन उसकी कैलकुलेट कर लेंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर, और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा उसका कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो आ जाएगा प्रॉफिट। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, करके दिखाऊंगा इस बात को, तो यही तो मुझे करना है पूरे सिंगल एंट्री सिस्टम में। आज क्लियर बात है जी। चलो चलो सर, डिफिकल्टी भी समझ में आ गई। इन द absence ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर, फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली, बनाएंगे तो काम है हमारा सर बनाना ये तो। अब आता है एडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री। एडवांटेज क्या है? सिंपल मेथड है, बिल्कुल साहब लिखते जाओ। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिंपल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, लेस एक्सपेंसिव, अकाउंटेंट हायर नहीं करना। It is less expensive when it is compared to double entry system of bookkeeping. Suitable for a small business, it is mainly suited to small businesses with the limited number of transactions and they very few assets and liabilities. क्या बोल रहे हैं? उनके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज बहुत कम मात्रा में होती हैं। जनरली फिक्स एसेट्स होगा, बैंक में अकाउंट होगा, लोन हो सकता है ज़्यादा, क्रेडिटर्स होंगे, डेटर्स होंगे, स्टॉक होगा, दैट्स इट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इनके पास ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे। नो नीड ऑफ इन डेप्थ नॉलेज। एडवांटेज है देखो, सिंपल मेथड हुआ, लेस एक्सपेंसिव हुआ, और इसके अलावा आपके पास नंबर ऑफ अकाउंट्स भी कम हुए। चौथा क्या बोल रहे हैं कि सर नो नीड ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग के नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। होगी तो डबल एंट्री नहीं बन जाएगा। अंडर दिस सिंगल एंट्री सिस्टम
Accounting records can be easily maintained as their maintenance does not require in-depth knowledge of principles of bookkeeping. जैसे कि उसको नहीं पता कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको नहीं पता अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो तो बस रिकॉर्ड करते जाएगा। अगर मालूम होता तो पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन को मिक्स नहीं करता, राइट। इजी टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। Ascertainment of profit or loss is much easier. To ascertain the profit or loss, the proprietor has to compare the financial condition of business at the close of the accounting period with that in the beginning. बात समझना कैसे सर, उसके पास ना क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च 23 को उसके पास जो कैपिटल आया, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज 1 लाख रुपीस आया, जबकि उसके पास 31 मार्च 2022 को कैपिटल बैलेंस कितना था, 50 लाख रुपीस। अज्यूमिंग दैट नो ड्रॉइंग्स एंड नो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो क्या हो जाएगा 1 लाख माइनस 50,000। ड्यूरिंग द ईयर में कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया होगा। कंपेयर हो गया कैपिटल बैलेंस का डिफरेंस। लेकिन जब इसमें ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल आएगा तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा, उसको देखेंगे हम ना, क्वेश्चन जब करेंगे तब देखेंगे उसको। तो इसलिए इजी टू असर्टेन हो जाता है। Ascertainment of profit or loss is much easier. To ascertain the profit or loss, the proprietor has to compare the financial condition of business at the close of the accounting period with that in the beginning. शुरुआत से आखिरी का कंपेयर कर लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके पास कितना था नेटवर्थ और अभी कितना हो गया, यही डिफरेंस है। बड़ा व्यक्ति भी ऐसे ही हम डिफरेंस आउट निकालते हैं उसका, लेकिन कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए, राइट। चलो, तो 5 एडवांटेज, फिर आते हैं डिसएडवांटेज। देखो फीचर हो गए, एडवांटेज हो गया, अब डिसएडवांटेज। किसी में अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी होती हैं, तो इस सिस्टम की भी कुछ बुराइयां हैं। क्या बुराइयां हैं सर जी? सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट एंड इनसफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन, हेंस इट हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी असर्टेन्ड, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो बनाते नहीं है। Trial balance cannot be prepared, hence arithmetical accuracy of the books cannot be tested. Chances of error, mischief or fraud remaining unaffected are high, undeducted are high. फ्रॉड हो सकता है, गलती हो सकती है, जानबूझ के कर सकता है सर कोई आदमी, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि एक्यूरेसी के बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होगी नहीं होगी हमें इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, रिकॉर्डिंग ही नहीं है, तुम्हारे पास कितनी एसेट्स हैं तुम खुद भूल सकते हो। सिंस एसेट्स अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, इट इज डिफिकल्ट टू कीप फुल कंट्रोल इन ऑर्डर टू अवॉइड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, गलत इस्तेमाल हो सकता है। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम तो एस्टिमेट बेसिस पे लगा रहे हैं सर, ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, हेंस करेक्ट प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी नहीं कर पाएंगे सर जी। चलो सर, कर क्या पाएंगे फिर? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन्ड, यानी कि एक्चुअल एसेट्स और एक्चुअल लायबिलिटीज हम नहीं पता लगा सकते सर, जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं, दैट्स इट। क्योंकि इसमें ना अक्रूड वाले कॉन्सेप्ट तो लगेंगे ही नहीं, ड्यू वाले कॉन्सेप्ट तो लग ही नहीं रहे। कोई इनकम है अक्रू हो गई लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगी, कोई लायबिलिटी से सर पे करना लेकिन हम मालूम ही नहीं कि पे करना, बोल के छूट गई तो छूट गई। In the absence of assets accounts, it is difficult to determine correct financial position of the business on any particular day by preparing a balance sheet. No internal checks. Since internal checks is not possible, the method leaves room for errors and frauds. Besides, their detection becomes difficult. पकड़ में आएगा नहीं आएगा इस बात की भी गारंटी नहीं, कोई गलती हमेशा होने की संभावना रहती है सर। Difficult to ascertain the value of business. Value of business यानी कि net worth. To records being inadequate, it is difficult to value the business, specifically goodwill की रिकॉर्डिंग कैसे कर लोगे? गुडविल की रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उसका वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। Incomplete and unscientific system. This system is incomplete and unscientific as both the aspects of transaction are not recorded and no set rules are followed for recording them. कोई set of rules follow नहीं करते, तो अनसाइंटिफिक हम इसको बोल सकते हैं। साइंटिफिक सिस्टम साइंटिफिक भी नहीं है ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, ये तो सिर्फ एक काम चलाने का तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। छोटा बिजनेस है, रिक्वायर्ड भी नहीं होता है।
इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी अप टू सर्टेन लिमिट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं बोलती। फॉर एग्जांपल जीएसटी में जाओगे तो सर्विस सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो 20 लाख रुपीस का टर्नओवर है, आपको अकाउंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। फिर वहीं पे अगर आप गुड्स में डील करते हो तो 40 लाख रुपीस तक नहीं चाहिए। वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट में जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक के ट्रांजेक्शन के लिए बोलते हैं कि सिर्फ सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करो, सेल्स का जितना भी 8% प्रॉफिट के हिसाब से आप टैक्स पे कर देना। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी आपको अलाउ करती हैं सिंस साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल। अ मेजर कंपैरेटिव स्टडी इज डिफिकल्ट। A major defect of this system is that the financial position of the current year cannot be compared with that of the previous year due to incomplete information of transaction of the business। तो comparison भी नहीं हो सकता है। क्लियर बात है जी। तो ये तो थे क्या डिसएडवांटेज, डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। क्या क्या डिफरेंस है सर? एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, पैरा बेसिस। तो डबल एंट्री में क्या होते हैं सर? Both aspects of transactions are recorded. Under this system, both aspects of transaction may not be recorded. हम मना नहीं करेंगे बेटा, है ना, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्ड हो जाते हैं, इसलिए क्या इस्तेमाल करेंगे? May not be recorded. Accounts maintained. Under this system, personal, real and nominal etc. all the accounts are maintained. Thus, it is complete and scientific system of accounting. Under this system, only personal accounts, cash book are maintained. Hence, it remains an incomplete record of accounts. देखो यहाँ पे कैश बुक जरूर बोल रहे हैं हम, लेकिन कैश बुक भी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होती है। पैसा आया पैसा गया, बस इसके अलावा कोई हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपके पास अकाउंट्स जो मेंटेन होते हैं वो कम होते हैं, यहाँ पे सारे मेंटेन करना पड़ेगा डबल एंट्री में। नेक्स्ट डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस। सर इस सिस्टम में क्या बनाओगे आप? ट्रायल बैलेंस बनाओगे। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जा सकती है कि ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, मतलब यहां तक कैलकुलेशन में हमारे पास कोई समस्या नहीं हुई है। ठीक है। अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एंड थस द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स is verified. Under this system, trial balance cannot be prepared due to incomplete system of accounting. Therefore, arithmetical accuracy of the accounting cannot be verified. कर ही नहीं पाएंगे सर। Profit and loss. Under this system, after a certain period, net profit or net loss can be ascertained by preparing the profit and loss account. Under this system, profit and loss account is not prepared. To ascertain the net profit or loss statement based on estimates, it's prepared. Estimation basis पे हम बना लेते हैं। Profit and loss statement, profit and loss account नहीं बना सकते। ठीक बात है जी। चलो, financial position. Under this system, correct financial position of the business can be ascertained by preparing the balance sheet. Under this system, balance sheet is not prepared, only a statement of affairs. दो बातें समझना, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहां पे हम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड। द रीजन इज दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज डू नॉट स्टैंड एट रियल अमाउंट बट आर एट एस्टिमेटेड अमाउंट्स। एडजस्टमेंट, अंडर दिस सिस्टम एडजस्टमेंट आर मेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था। देयर इज नो प्रोविजन टू मेक एडजस्टमेंट्स प्राइमरी बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटनेस ऑफ द अकाउंट्स। Use this system used by almost all businesses. This system used only tiny businesses and institutions. Tiny यानी कि छोटे छोटे businesses के द्वारा ही इस्तेमाल की जाती है single entry system. Now, authenticity. This system is considered authenticate by the court. The court does not consider this system as authentic. इनकम्प्लीट है ना, कुछ भी कर सकते हो, एस्टिमेट्स लगा रहे हो सर जी, तो कोर्ट क्यों कंसीडर करेगा आपको? इसलिए डबल एंट्री को कोर्ट कंसीडर करेगा एज अ एविडेंस, है ना। अकाउंटिंग का एक एडवांटेज होता है कि सर कोर्ट में एविडेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। असर्टेनिंग द प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट बात है जी सर। कैसे बनाओगे सर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिटरमाइन करोगे सर जी? देखते हैं भैया, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना है, कैसे कर सकते हैं? दो मेथड होती है सर आपके पास। पहली मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड दूसरी मेथड है कन्वर्जन मेथड, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सर जी। ठीक बात है जी। चलो, तो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पे एक शब्द लिखा हुआ कि सर नेट वर्थ मेथड भी इसको बोलते हैं।
तो पहले समझो कि नेटवर्थ का मतलब क्या होता है। नेटवर्थ यानी कि आपकी नेट संपत्ति, नेट प्रॉपर्टी आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है एक घर, हाउस, आपके पास हो सकता है सर एक प्लॉट, आपके पास हो सकता है कुछ गोल्ड, आपके पास हो सकती है कार। ये चारों मान लीजिए आपकी हो गई एसेट्स, और इन टोटल प्लस किया तो मैंने आया 4 करोड़ रुपए। तो क्या 4 करोड़ रुपए के मालिक हो आप? नहीं। इसमें से माइनस कर दीजिए लोन्स जो आपने बैंक से लेके रखे हैं। मान लेते हैं 50 लाख का हाउसिंग लोन है, 10 लाख का आपका कार का लोन है, 40 लाख रुपए आपने दोस्तों से लेके रखे हैं, तो 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज है आपकी। अब माइनस कीजिए टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, बचा हुआ जो डिफरेंस है ना, दैट इज योर नेटवर्थ। 3 करोड़ रुपए के मालिक हैं आप, 4 करोड़ के नहीं है। राइट, बात समझ, क्योंकि लायबिलिटीज उसको पे ऑफ भी तो करना रहेगा। तो नेटवर्थ मेथड भी बोलते हैं। कैसे डिटरमाइन करना अभी सब समझेंगे। A statement of affairs is a statement of assets and liabilities. Difference between the amounts of two sides is taken as capital. Difference आएगा उसको capital मानेंगे, that is net worth only. Under the single entry system, it is necessary to prepare a statement of affairs at the end of the year and also in the beginning of the year. If not already prepared to determine the profit. नहीं है तो बिगनिंग का भी बनाएंगे और ईयर एंड का भी बनाएंगे। दोनों का डिफरेंस जो कैपिटल का आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक। लेकिन इसमें दो एडजस्टमेंट और होते हैं, एक एडिशनल कैपिटल का और एक ड्रॉइंग्स का। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लाइक बैलेंस शीट हैज टू साइड्स, एक एसेट साइड होगा, और एक लायबिलिटी साइड होगा। राइट हैंड साइड ऑफ एसेट्स एंड लेफ्ट हैंड साइड फॉर लायबिलिटीज, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते थे। The difference between the total of assets and liabilities is known as capital or also known as net worth of the business. For determining the profit, capital in the beginning of the year must also be determined, if necessary, by preparing a statement of affairs as in the beginning of the year. If the capital of the end of the year exceeds that in the beginning, is taken as a profit. Opening कम था, closing ज़्यादा आया, तो difference हुआ profit. On the other hand, the capital in the beginning was more than that the end. Opening का ज्यादा था, closing का कम है, तो difference क्या करेंगे? Loss. However, following two adjustments must be kept in mind for determining the profit. क्या है? Adjustment for capital introduce. आप during the year में additional capital भी तो लगा सकते हो। इसको समझो जरा एग्जाम्पल से पहले। सर आपने कैपिटल डिटरमाइन किया एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च 23 को, दैट कम्स टू 1 लाख। आपने ओपनिंग कैपिटल डिटरमाइन किया दैट इज ऑन 31 मार्च 22, दैट वाज 50,000। तो प्राइम ऑफिस देखने से क्या लगता है सर, ओपनिंग 50 थी, क्लोजिंग हो गई 1, तो ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 50,000 का। लेकिन रुक जाओ, ये भी तो हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर में आपने एडिशनली 20,000 रुपीज का कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, 20,000 का। तो अब बताओ सर प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 30,000, क्योंकि जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया था बिजनेस में वो कैपिटल में ऐड हो गया होगा। बात समझ में आ गई ना? एडिशनल कैपिटल का क्या करना है। अब इसके अपोजिट एक ये भी तो हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर में आपने ड्रॉइंग्स किया हो। मान लेता हूं कि आपने कैपिटल विथड्रॉ की थी ड्यूरिंग द ईयर में 30,000 की, तो अब प्रॉफिट कितना हो सकता है सर जी? 60,000। बात समझ में आई? तो ये दो बातों का हमें ध्यान रखना है। अभी इसका मैं फॉर्मेट बता दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल इंट्रोड्यूस इफ द प्रोप्राइटर brought in additional capital during the year, it should be deducted from the capital at the end, since this increase is not due to the profit but fresh introduction of capital, उसके कारण बढ़ा, इसलिए उसको अभी माइनस कर लेंगे। वैसे ही क्लियर नहीं करते इसको, वैसे ही दूसरा एडजस्टमेंट फॉर ड्रॉइंग्स by the proprietor should be added to the capital at the end. Had the drawings not been made, the capital at the end of the year would have been higher, इसलिए उसको अभी आप ऐड कर दीजिए। फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट इज एज फॉलोज, कैपिटल्स एट द एंड प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग। कैपिटल एट द एंड और ड्रॉइंग प्लस हो गया एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल माइनस, तो आ जाएगा एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो, तो थोड़ा सा इसको हम और फॉर्मेट के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
ये होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे बनाते हैं? द अबव फॉर्मूला मे बी सोन एज फॉलोस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड लिख देंगे। फॉर्मेट है एकदम सिंपल, कैपिटल एट द एंड से शुरू करेंगे, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर का ऐड कर देना। ड्रॉइंग्स मतलब कि अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। वो इंश्योरेंस पेमेंट के लिए हो सकता है, टैक्स पेमेंट के लिए हो सकता है, बच्चों की फीस के लिए हो सकता है, घर में खाने के लिए हो सकता है, कुछ भी रीजन है उसने विथड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, ऐड कर देना। लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड आ जाएगी, उसमें से माइनस कर देना कैपिटल इन द बिगिनिंग। तो प्रॉफिट या लॉस, पॉजिटिव फिगर है तो प्रॉफिट, नेगेटिव फिगर आया तो लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। लेकिन पता है ये तो बना लोगे तुम, फॉर्मेट भी इजी है, आसान है, समझ लिए 4 बातें सर, है ना, एग्जैक्टली 4 आइटम्स यहाँ पे, 5 आइटम निकल के आ जाएगा। दिक्कत क्या होगी सर? ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है क्वेश्चन में और क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ और ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलेगी, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे सर? वो कैसे डिटरमाइन? उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि आपको बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया कैपिटल का तो नहीं बनाएंगे, क्लोजिंग दिया तो उसकी नहीं बनाएंगे। अगर दोनों बैलेंसेस नहीं दिए तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड भी बनेगा और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग भी बनेगा, दोनों बना लेंगे। द प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड अबव कैन सिंप्लीफाई by be summarized as follows. First, prepare the statement of affairs in the beginning of the period for calculating the opening capital. If opening capital is not given in the question, then prepare the statement of affairs at the end of the period in order to calculate the closing capital if not given in the question. Adjust the capital at the end by adding drawings, deducting therefrom capital entries during the year. From the adjusted capital at the end, deduct capital in the beginning. This difference either profit or loss, जो हमने अभी पिछले फॉर्मेट में देखा था। This is how हम बना लेंगे क्या? डिटरमाइन कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अब आता है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फॉर्मेट सेम है, ऑलमोस्ट हर चीज सेम है, बस फर्क क्या हो जाता है कि सर ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से बनती है और ये अनसिस्टमेटिक रिकॉर्ड से बनती है, ये सिंगल एंट्री बनती है और ये डबल एंट्री बनती है, ये बेसिक डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इज टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज टू नो अबाउट द कैपिटल एट द पॉइंट ऑफ टाइम, या तो ओपनिंग या क्लोजिंग, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कैपिटल को अंडरस्टैंड करना जानना है। और इसमें क्या करते हैं? पोजीशन जानते हैं। Accounting system. Balance sheet is prepared when accounts are maintained under double entry system. A statement of affairs is prepared when accounts are maintained under single entry system. तभी बनेगा statement of affairs, और जगह नहीं बनेगा। Accounts and information. This is prepared exclusively on the basis of ledger accounts, that is from the trial balances. And this is prepared in view of the incomplete accounts. Its preparation is based on limited accounts, calculations, estimates and other information. थोड़े से लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं, राइट। रिलायबिलिटी, सर ये तो एक्चुअल है, ये सबसे ज्यादा रिलायबल है। Being based on actual figures, balance sheet is the regarded as the reliable statement, whereas since it is based partly on the accounts, partly on the other information, one's memory, hence it is not regarded as a reliable statement. Trial balance. Trial balance is prepared before balance sheet. In case of a statement of affairs, trial balance is not prepared. Arithmetical accuracy. The totaling of balance sheet implies arithmetical accuracy of accounting. A statement of affairs does not prove arithmetical accuracy of the accounting. Balance figure ही कैपिटल निकालोगे, जो भी बैलेंस बचा है आपको टैली करना ही पड़ेगा उसको। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें दोनों टैली हो जाते हैं। क्लियर बात है जी? चलो, तो इस वीडियो में हमने क्या जाना है कि कैसे हमें बनाना है। तो 2 बातें बस लेके जाओ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आएगा, एक बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका ओपनिंग आपका क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल को डिटरमाइन करने के लिए मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट बट नॉट अ बैलेंस शीट। उससे ओपनिंग बना लूंगा, क्लोजिंग बना लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल बैलेंस। इतना काम हमें करना है इस चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए लेके आऊंगा क्वेश्चन आंसर, वहां पे करके दिखाऊंगा कैसे आपको कैलकुलेट करना है। आज की वीडियो में इतना ही।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं भैया, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, सारे टाइप के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हम आपके लिए करवाते हैं। आपको मिलता है इसमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा आपको स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड के वीडियोस भी मिल जाते हैं। ठीक बात है जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस फॉर वॉचिंग।